नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले 3 वीडियो में मैंने ईपीएफओ के 23 लाख से ज़्यादा सदस्यों को 1000 से की पेंशन प्रति माह क्यों मिल रही है उसके बारे में जिक्र किया था और उसके कई कारण बताए थे। साथ ही मैंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवंबर 2022 में जो डिसीजन दिया गया, उस लैंडमार्क डिसीजन का ईपीएफओ के ईपीएस पेंशन भोगियों को कैसे फ़ायदा होगा और भविष्य में उन्हें कितने समय में बढ़ी हुई पेंशन मिल सकती है जब वो अपना जॉइंट ऑप्शन देंगे। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आखिर इतनी कम पेंशन के लिए ईपीएफओ अकेले जिम्मेदार है या ईपीएफओ का किस ढंग से काम होता है, उसका काम करने का तरीका क्या है, इसके डिसीजन मेकिंग क्या है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आगे चर्चा करने से पहले ईपीएफओ के स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगा। ईपीएफओ का सेटअप 1952 में श्रम मंत्रालय द्वारा किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में 20 से ज़्यादा जहाँ पर भी वर्कर्स हों या एम्प्लॉयज़ हों, उनके हितों की रक्षा के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। इसमें शुरुआती दौर में जो भी कर्मचारी या श्रमिक होते थे, उनके तनख्वाह से भविष्य निधि का पैसा काटा जाता था और उसका हिसाब, उसका जो ब्याज इत्यादि की पूरी व्यवस्था की जाती थी और उसके बाद रिटायरमेंट के टाइम पर भविष्य निधि का पैसा श्रमिकों को या वर्कर्स को या सदस्यों को दिया जाता था। इसमें भविष्य निधि के फंड में से ज़रूरत पड़ने पे बीच में भी सर्विस के दौरान भी अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग अमाउंट ले सकता था। जैसे कि किसी व्यक्ति को अपने बच्चों की शादी करनी है तो उसके लिए भी अमाउंट निर्धारित था, किसी को अपना मकान बनाना हो तो उसके लिए भी व्यवस्था थी। यदि किसी को कोई बड़ी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गया तो उसको उस बीमारी के इलाज के लिए भी भविष्य निधि से पैसा निकालने की अनुमति थी। 1995 के बाद भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड के अलावा पेंशन का भी प्रावधान किया गया और एम्प्लॉयर का जो 10% शेयर था उसमें से 1.67% पेंशन फंड में भेजा जाना था और 8.33% प्रोविडेंट फंड में। उसी दौरान 1995 में एक दूसरी ऑप्शन भी उन्होंने बनाई थी जिसमें कि एम्प्लॉयर का 8.33% ईपीएस में जाना था और 1.67% प्रोविडेंट फंड में जाना था। जिन लोगों का 8.33% जाता उनको हमेशा हायर पेंशन मिलती और वो व्यवस्था ऑप्शन के हिसाब से थी कि यदि जो व्यक्ति ऑप्ट करेगा तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन का 8.33% उसके ईपीएस खाते में जाएगा। लेकिन इस ऑप्शन को ज़्यादा प्रमोट भी नहीं किया गया, ना पब्लिसाइज़ किया गया, ना एम्प्लॉयज़ को मालूम हुआ, ना एम्प्लॉय को इस प्रोविज़न के मायने मालूम थे। भविष्य में उसका क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में भी नहीं था मालूम। लेकिन जैसे जैसे भविष्य निधि से के इन सदस्यों का रिटायरमेंट शुरू हुआ, उनको रिटायरमेंट के बाद पता लगा कि किसी को 200 रुपया पेंशन मिल रही, किसी को 500 रुपया पेंशन मिल रही, किसी को 700 रुपया पेंशन मिल रही, जो कि महंगाई को देखते हुए जीवन यापन करने के लिए किसी भी रंग से भरपूर नहीं थी और ये पेंशन उनको 2014 तक इसी ढंग से 200, 400, 500, 700 मिलती रही। 2014 में इस पेंशन को 1000 रुपया कर दिया गया। लेकिन इस 1000 में भी क्या था, जो ईपीएफओ पैसा दे रहा था उसके अलावा जितना भी जो डिफरेंस था उसका अमाउंट फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा एक विशेष अनुदान के रूप में दिया जाना था। अभी पता चला है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री बार बार ईपीएफओ को कह रही है कि ये पैसा आप अपने फंड से तैयार करिए और फाइनेंस मिनिस्ट्री से अनुदान बंद करवाइए। इससे ऐसा महसूस होता है कि ईपीएफओ
इस 1000 रुपये की पेंशन को भी एक बर्डन के रूप में दे रहा है। मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि दोस्तों, जहाँ सीनियर सिटीजन स्कीम में सीनियर सिटीजन्स को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पेंशन दे रही है, वो 1000 रुपये से 3000 रुपये तक कई स्टेट्स में हैं। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत जिस व्यक्ति ने 35 साल तक नौकरी करी हो, उसको केवल 1000 रुपये पेंशन मिलती है। दोस्तों, क्या ईपीएफओ की हायर पेंशन के लिए ईपीएफओ अपने आप में जिम्मेदार है, या इसमें कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं? उसके लिए मैं आपसे ईपीएफओ के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। ईपीएफओ जब बना था तो इसको एक ट्रस्ट के रूप में बनाया गया था, जिसमें केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के ट्रस्टी बराबर संख्या में होते थे, और उसके अलावा 10 प्रतिनिधि उद्योगपतियों के या एम्प्लॉयर्स के होते थे और 10 प्रतिनिधि एम्प्लॉइज़ के होते थे। इस ढंग से ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट था, जिसमें कि 45 से 50 के करीब मेंबर होते हैं, और इन मेंबर्स के द्वारा जो ट्रस्ट के जो कमेटी बनाई गई है, उसको कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़। तो ईपीएफओ के कोई भी जो निर्णय लिए जाते हैं, वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के द्वारा ही अप्रूव किए जाते हैं। तो ईपीएफओ अपने आप में एक अलग से ट्रस्ट है, ना कि कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या कोई, जिसके ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है वो कमिश्नर कहलाता है, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कहलाता है, जो कि ईपीएफओ के सीबीटी बोर्ड का एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होता है। सीबीटी बोर्ड हेड लेबर मिनिस्ट्री का मिनिस्टर होता है। आज की डेट में सीबीटी के हेड भूपेंद्र यादव हैं, जो कि लेबर मिनिस्टर हैं। दोस्तों, जब कभी भी सीबीटी कोई निर्णय लेती है तो उससे पूर्व उस विषय को ईपीएफओ की एग्जीक्यूटिव कमेटी बड़े ध्यानपूर्वक स्टडी करती है, और उसके बाद जब एग्जीक्यूटिव कमेटी उसको अप्रूव कर लेती है तो उसको सीबीटी में रखा जाता है। एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रिप्रेजेंटेटिव, साथ ही एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कि विषय पर पूरी तरह से गहन अध्ययन करते हैं और उसके बाद उसका निर्णय लेते हैं। दोस्तों, 1995 का जो हायर पेंशन के लिए जो सेकंड ऑप्शन थी, इसमें भी सीबीटी का डिसीजन था, जिसको कि इम्प्लीमेंट भी किया गया, लेकिन इस डिसीजन को सही ढंग से प्रचारित और प्रसारित नहीं किया गया। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों इसको प्रावधान तो बना दिया गया, लेकिन उसको लागू सही ढंग से नहीं किया गया। इसमें दोस्तों, जो सीबीटी बोर्ड है, उसमें जो बोर्ड के मेंबर हैं, जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, उनके अलग अलग इंटरेस्ट हैं। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट वही चाहेगी, वही पुश करना चाहेगी जो कि केंद्र में सरकार है, और सरकार की नीतियों के अनुसार ही उस पर विचार विमर्श करेंगे। जैसे कि आज की सरकार का एक मुख्य मोटो है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ईपीएफओ के मिशन में भी इसको शामिल किया गया है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। इसका मतलब कि केंद्र सरकार ये चाहती है कि जो भी एम्प्लॉयर हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको बिजनेस करने के लिए एक ऐसा माहौल दिया जाए कि वो कानूनी पचड़ों में ना पड़ करके अपना बिजनेस में ध्यान दें। आज की सरकार लेबर के कई कानून में परिवर्तन करना चाहती है, उनको इजी बनाना चाहती, ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट को राहत मिले। तो केंद्र सरकार की जो चाहत है वो आज की तिथि में उद्योगपतियों की तरफ है। इसी तरह से कई राज्यों में उसी पार्टी की सरकार है जो कि केंद्र में है, तो उन राज्यों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, सीबीटी में भी जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनका उद्देश्य भी केंद्र की अपेक्षाओं के अनुकूल ही होगा। जब सीबीटी के बोर्ड में केंद्र और राज्य सरकार के और उद्योगपतियों का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है,
तो श्रमिकों का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो यूनियन के नेताओं के द्वारा किया जाता है। तो उनका जो वोट परसेंटेज है वो माइनॉरिटी में चला जाता है और कई बार यूनियन के नेता भी जो सरकार की नीतियां हैं उन्हीं का समर्थन करना शुरू कर देती हैं। तो ऐसे ही ईपीएफओ के ईपीएस की हायर पेंशन के मामले में हुआ। 1990 के बाद लिबरलाइजेशन की पॉलिसी और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी के बाद ईपीएफओ का एक्सपेंशन हुआ। ईपीएफओ में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जुड़े, लेकिन ईपीएफओ की पॉलिसी में श्रमिकों के लाभ के लिए बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया। ईपीएस की जो स्कीम थी 1995 में शुरू की गई थी, उसमें पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी की कैप लगाई गई थी जो कि 5,000 रुपये थी। बाद में उसको 6,500 रुपये कर दिया गया और 2014 में 15,000 रुपये किया गया। तो उस कैप लगने से अपने आप ही पेंशन काफ़ी कम रहेगी। तो जो रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट के हैं या स्टेट गवर्नमेंट के हैं, उनका हमेशा ध्येय रहेगा कि कॉस्ट टू कंपनी जितने भी कम हो सके वो रहे। जो रिप्रेजेंटेटिव लेबर के यूनियन के हैं उनका ध्येय रहता है कि लेबर को या मेंबर्स को सैलरी इन हैंड ज़्यादा मिले, बजाय कि उनके फंड्स में जाए और फ्यूचर के लिए चला जाए। क्योंकि लेबर यूनियन अपने आप को सही ठहराने के लिए श्रमिकों के सैलरी के इंक्रीज़ बताने के लिए उनके जो कैश इन हैंड जाएगा उसी पर ही ज़्यादा जोर देते हैं। जो लोग सेवा में होते हैं उन्हीं के लिए ज़्यादा काम करते हैं। जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके हितों का या सेवानिवृत्ति के बाद आज के वर्कर को क्या पेंशन मिलेगी उसके बारे में भी न तो लेबर नेता सोचते हैं ना ही उद्योगपति। तो जो समस्या अब धीरे धीरे विकराल रूप ले रही है, क्योंकि पिछले कई सालों से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। अब आज की डेट में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल से ऊपर है, लेकिन काफ़ी लोग 80-85 साल तक जीते हैं। तो उनको उस समय तक ऑनरेबल पेंशन ना मिले तो उनको जीवन यापन करना कई बार दूभर हो सकता है। दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपने तरफ से ये मानता हूँ कि सरकार को 3 स्टेप कंपलसरी उठाने चाहिए। एक तो हायर पेंशन के लिए जॉइंट ऑप्शन के बजाय हायर पेंशन सभी एम्प्लॉयज़ के लिए कंपलसरी होनी चाहिए। दूसरा, हायर पेंशन के लिए एम्प्लॉयर का जो 8.33% का शेयर है वो जब भी एम्प्लॉय ज्वाइन करता है उसी समय से ईपीएस के अकाउंट में चला जाना चाहिए। तीसरा, एम्प्लॉय से भी उसके प्रोविडेंट फंड का 50% हिस्सा पेंशन फंड में जाना चाहिए, ताकि जब वो रिटायर हो के रिटायरमेंट के टाइम पर जो उसकी 1 साल की एवरेज सैलरी है उसका 50% तक पेंशन बन सके। क्योंकि अभी का जो फार्मूला है उसमें पेंशन के कॉर्पस में ही कंट्रीब्यूशन कम जाता है, तो उसका पेंशन का जो 5 साल का जो एवरेज लिया जा रहा है वो कई बार पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक नहीं होता। तो महंगाई को ध्यान में रखते हुए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए और एज एक्सपेक्टेंसी को ध्यान में रखते हुए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ के इस ईपीएस फार्मूले को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा और उसको एक रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा, जो कि बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रख करके और जीवन यापन करने के लिए कम से कम जो पेंशन का अमाउंट होना चाहिए वो मिल पाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुझे यही चर्चा करनी थी। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि इस विषय में और कुछ जानना चाहें तो अपने कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही नए नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।